Hello students and welcome to Virtual Learning Network. This is session 3 for business organization and here we will discuss forms of business organization part 2. The topics to be covered are introduction, requisites of an ideal form of business organization, comparison of various forms of organization, criteria for the choice of organization, and choice of form of organization. Now first, sole proprietorship and partnership have the advantages from the point of view of control, secrecy, motivation, ease of formation, and low cost of organization. But they suffer from the drawbacks of limited resources, limited managerial abilities with unlimited liability. The company form of organization, on the other hand, has the advantages of more resources, limited liability, and diverse managerial abilities. So when you plan to set up a new business, you have to decide which form of organization is more suitable for the proposed business. And for this, you have to critically analyze the suitability of each of the 4 forms of organization in the light of the nature of proposed business. And this is a very crucial decision. So सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप जैसे हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, उनकी काफ़ी सारी एडवांटेजेस भी हैं और काफ़ी सारी डिसएडवांटेजेस भी हैं. एडवांटेजेस जैसे कि उनकी मोटिवेशन, सीक्रेसी ईजीली फॉर्म हो जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट भी कम होती है. लेकिन ड्रॉबैक्स हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, इन्वेस्टमेंट भी लिमिटेड ही कर सकते हैं और अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है. और अगर हम देखें जो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें काफ़ी सारी एडवांटेजेस होती हैं, जैसे कि ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है और मैनेजरियल एबिलिटीज़ भी डाइवर्स होती हैं. सो जब भी हम कोई नया बिजनेस प्लान करें तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन कौन सी फॉर्म में हमें बनाना है वो डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है. और इसके लिए हमें क्रिटिकली एनालाइज करना ज़रूरी है कि हमारे बिजनेस के लिए कौन सा फॉर्म सूटेबल रहेगा, किस फॉर्म का ऑर्गेनाइजेशन ठीक रहेगा. और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है क्योंकि इसी से किसी की भी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिटरमाइन होती हैं. नाउ फर्स्ट इज द रिक्विजिट ऑफ एन आइडियल फॉर्म ऑफ business organization. Now first is ease of formation, then scope of raising capital, extent of liability, flexibility of operations, stability and continuity, effectiveness of management, extent of government control and regulations, business secrecy and tax burden. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, पहले की रिक्वायरमेंट्स होती है. जैसे कि ये चेक करना होता है कि फॉर्मेशन उसकी इजी है या डिफिकल्ट है. उसके बाद कैपिटल हमें कैसे कैसे रेज कर सकते हैं. देन उसकी लाइबिलिटी का एक्सटेंट कि वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी या लिमिटेड होगी. देन ऑपरेशंस कितने फ्लेक्सिबल होंगे, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, जो बिजनेस आइडिया हमने सोचा है और कितने देर तक, कितने टाइम तक हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं. देन जो मैनेजमेंट होगी उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए. उसके बाद गवर्नमेंट कंट्रोल और रेगुलेटरी एक्ट्स हमें किस एक्सटेंट तक फॉलो करने पड़ेंगे. बिजनेस सीक्रेसी कैसे मेंटेन करनी है. अगर बहुत ज़्यादा सीक्रेसी की ज़रूरत है तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ द बेस्ट. और अगर सीक्रेसी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो तो हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी फॉर्म कर सकते हैं. और उसके बाद टैक्स बर्डन. नाउ comparison of various forms of organization. Here we have sole proprietorship, partnership, private limited company, public limited company and cooperative organization. इन पांचों के बीच में हमने अलग अलग फीचर्स के बेसिस पे कंपैरिजन शो किया है. Now like first is formation. अब फॉर्मेशन के बेसिस पे सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो ईजीएस्ट होती है क्योंकि उसमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती. पार्टनरशिप भी काफ़ी ईजी होती है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थोड़ी डिफिकल्ट होती है क्योंकि उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं. पब्लिक लिमिटेड कंपनी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कम लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं. नाउ स्पेसिफिक रेगुलेशन. सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई भी नहीं होती, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट फॉलो करना होता है 1912. ऐसे ही
जॉइंट स्टॉक कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट 1956 फॉलो करना होता है और पार्टनरशिप के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1032। देन लीगल स्टेटस, सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता, पार्टनरशिप में भी नहीं होता, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में सेपरेट लीगल स्टेटस होते हैं। नेक्स्ट इज मेंबरशिप। मेंबरशिप इन सोल प्रोप्राइटरशिप सिंगल ओनर होता है, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम 10, एंड इन बैंकिंग बिजनेस और 20 मैक्सिमम हो सकते हैं बैंकिंग बिजनेस के अलावा जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। देन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 होते हैं एंड मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7 होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट सेट नहीं है। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम 10 मेंबर्स होते हैं एंड देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट फॉर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। देन कैपिटल, सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत ही लिमिटेड कैपिटल होता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कुछ भी अमाउंट हो सकता है कैपिटल रेज करने के लिए। देन मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर ही मैनेजमेंट होती है। देन प्राइवेट लिमिटेड में कंट्रोल, रिस्क एंड ओनरशिप generally go together. In public limited company, complete separation of management from ownership is there, and in cooperative society, not managed by all members. Next is managerial expertise. Very limited in sole proprietorship and very wide scope for expertise in public limited company. Then next is owner's liability. सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। देन बेसिस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग, सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो पूरी ओनर की होती है। देन पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड में जो पार्टनर्स होते हैं या शेयर होल्डर्स होते हैं उन सबकी प्रॉफिट शेयरिंग होती है। पब्लिक लिमिटेड में भी इट इज शेयर्ड बाय ओनर्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स हेल्ड। देन इन कोऑपरेटिव सोसाइटी वॉल्यूम ऑफ बिजनेस बाय ईच मेंबर इज शेयर्ड। देन ओनरशिप ट्रांसफर, इन सोल प्रोप्राइटरशिप ownership can be transferred at will and it is relatively easy. In partnership it is restricted and relatively difficult. In private limited company, restricted and relatively difficult. In public limited company, at will and very easy, and in cooperative organization it is restricted. Then 11th is in business stability. It depends upon the life of owner. In partnership it depends upon the life, insolvency, retirement of partners. In private limited company it is perpetual existence. Death, insolvency of the members does not affect the life. In public limited company, it is perpetual existence. Death, insolvency of the members does not affect the life. And same is with the cooperative organization. Business secrets. Sole proprietorship में full secrecy maintained होती है, privacy होती है. Public limited company में it is exposed to public, and in cooperative society it is exposed to members. State regulations. In sole proprietorship it is almost nil, and in public limited company it has excessive regulations. Then tax liability. No special income tax in sole proprietorship and partnership. Heavily taxed, and income is double taxed in private and public limited companies, and exemption from income tax in cooperative organization. Next is the criteria for the choice of organization. Now, the decision regarding the choice of organization assume importance at 2 stages of a business. First is at the time of starting a business, and second at the time of expansion. Now we will discuss them one by one. First is criteria at the time of starting a business. The choice is dependent on the following factors: nature of business, volume of business, area of operation, desire for control, capital requirements, extent of risk and liability, and government regulations. Now first is nature of business. Choice of a suitable form of business is dependent on the nature of the proposed business.
जो ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स होती है वो हर बिजनेस के लिए अलग अलग तरीके की होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बड़ी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करनी है और एक रिटेल सीमेंट शॉप खोलनी है तो वो एक सेम फॉर्म के ऑर्गेनाइजेशंस नहीं हो सकते. ऐसे ही फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल फॉर अ टेक्सटाइल मिल इज नॉट सुटेबल फॉर अ टेलरिंग शॉप. तो इसलिए बिजनेस का क्या नेचर है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिस पे हमारी चॉइस ऑफ बिजनेस डिपेंड करती है. नेक्स्ट इज द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, कि हम कितने बड़े पैमाने पे बिजनेस ओपन करना चाह रहे हैं, वो एक फैक्टर है जिस पे हमारा टाइप ऑफ बिजनेस डिपेंड करेगा. देन एरिया ऑफ ऑपरेशन, एरिया ऑफ ऑपरेशन भी इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी चॉइस पे. इफ द एरिया इज लिमिटेड एंड कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर locality, the suitable form may be sole proprietorship. Or if the area is not confined to a particular locality, then we have to choose from joint stock company, partnership, etc. Next is the desire for control, कि हम कितना कंट्रोल चाहते हैं. हम चाहते हैं कि कोई और भी हमारे बिजनेस को कंट्रोल कर सके या हमें पूरा ही अपने आप कंट्रोल करना है बिजनेस को, तो उस केस में भी चॉइस होती है. Then capital requirements, a business which requires a small amount of capital can be organized on sole proprietorship or partnership basis. But if the financial requirements are huge, then the joint stock company form of organization may be preferred. Next is the extent of risk and liability. Now, इसमें भी अगर promoters जो हैं business enterprise के वो risk में involved होते हैं तो एक बिजनेस को लिमिटेड लाइबिलिटी के बेसिस पे स्टार्ट कर सकते हैं. दैट मीन्स दे कैन गो फॉर अ कंपनी अगर वो चाहते हैं कि सारा रिस्क वो ही हैंडल ना करें. एंड इन केस दे हैव कैपेसिटी टू बियर द रिस्क इन्वॉल्व्ड, अगर वो रिस्क ले सकते हैं, इट कैन बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप बेसिस. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट रेगुलेशंस. गवर्नमेंट रेगुलेशंस में अगर हम ये नहीं चाहते कि गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कंट्रोल और रेगुलेशन हो तो उस केस में हम सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए जा सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज द क्राइटेरिया एट द टाइम ऑफ एक्सपेंशन. Growth is a normal phenomenon in business. When your business is successful, naturally you may plan to expand it. जब हमारा बिजनेस अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो हम सोचते हैं उसे एक्सपैंड करने की, और एक्सपेंशन प्रोग्राम्स भी अलग अलग उसकी इम्प्लीकेशंस होती हैं. लाइक नीड फॉर लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, नीड फॉर इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल, need for specialized services like communication, accounting, marketing, etc., increase in governmental controls and regulations, increase in tax liability, and increase in the problem of control and coordination. So ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए तो उसकी वजह से भी चॉइस करनी पड़ती है कि आगे हम पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं, कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं. देन इंटरनली कैसे उसको रीऑर्गेनाइज करना है और कंट्रोल कैसे ट्रांसफर करना है. देन स्पेशलाइज सर्विसेज चाहिए या नहीं चाहिए, कोई और डिपार्टमेंट सेटअप करने पड़ेंगे, उसको हम अकेले हैंडल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. देन गवर्नमेंट कंट्रोल और रेगुलेशन इंक्रीज करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं. टैक्स लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है जब हमें बिजनेस एक्सपैंड करना हो, और उसके बाद कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में भी प्रॉब्लम्स आती हैं. देन इज द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नाउ we can conclude that the small business like grocery stores, hairdressers, small restaurant and hotels, stationery shops, confectionaries, etc. are sole trade organization. अपने ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म के हिसाब से हम देख सकते हैं कि अगर छोटे कोई बिजनेसेस हैं जैसे कि ग्रोसरी है, किराना शॉप है, हेयर ड्रेसर, ब्यूटी पार्लर्स, होटल्स और स्मॉल रेस्टोरेंट्स, ये सब सोल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं. बिजनेस ऑन अ रिलेटिवली लार्ज स्केल is generally organized as partnership firm. In those enterprises where the risk involved is quite significant and scale of operation is medium, the likely choice will be private company. For larger organizations or large scale business operations, the most suitable form of business organization is the public limited company, and on the other hand, the cooperative form of organization is suitable when the interest of a particular segment of society is to be promoted. Now here are some questions for you. First, what are the requisite of an ideal form of business organization? And second, what is the criteria for the choice of organization?
That's all for this session. Thank you and have a nice day.